चलो आज हम लोग जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बात करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि देखो इसमें तीन शब्द है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है। देखो कंबाइन का मतलब, देखो पहले सिंपल समझो कंबाइन का क्या मतलब होता है। कंबाइन मतलब पहला कोई चीज़ कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक। रिकम्बाइन मतलब वो पहले अलग होगा फिर दोबारा किसी और चीज़ के साथ जुड़ेगा, उसको बोलते हैं रिकम्बाइन, मतलब रिकॉम्बिनेशन, दोबारा कॉम्बिनेशन बना है किसी चीज़ का। इसका एक तो ये मतलब हो। अब ये कॉम्बिनेशन किसके बने, ये कॉम्बिनेशन बने डीएनए के। और ये क्या है, एक टेक्नोलॉजी, मतलब इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग डीएनए को रिकम्बाइन करते हैं। मतलब एक वो डीएनए जो हमारा डिजायर्ड डीएनए या हमारा जो टारगेट डीएनए, उसको हम ऐसे डीएनए के साथ, जिसको हम वेक्टर डीएनए या क्लोनिंग वेक्टर या प्लाज्मिड बोलते हैं, उसके साथ हम लोग फिर से कंबाइन करते हैं, मतलब उसके साथ कंबाइन करते हैं। और इसी टेक्नोलॉजी को हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखो इसमें क्या होता है ना कि हम लोग सबसे पहले एक क्लोनिंग वेक्टर लेते हैं। क्लोनिंग वेक्टर मेनली प्लाज्मिड लेते हैं आजकल क्या मतलब प्लाज्मिड लेते हैं। और आर्टिफिशियल प्लाज्मिड भी आजकल आने लगे। आर्टिफिशियल प्लाज्मिड वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर आर्टिफिशियल प्लाज्मिड का यूज किया जाता है। फिर टारगेटेड डीएनए वो होता है, वो डीएनए या वो वांछित, वो जिसको बोलते हैं कि वो मतलब टारगेटेड डीएनए है, या फिर हम बोलते सकते हैं कि जो हम चाह रहे हैं वो डीएनए, जिसका प्रोडक्ट हम चाहते हैं कि इससे ये प्रोडक्ट मिले। मान लो ये डीएनए, तो इस डीएनए का इतना मान लो भाग जो है हम चाहते हैं कि ये जो है मान लो इंसुलिन पैदा करता है या इंसुलिन इसकी वजह से निकलता है। तो ये हम चाह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट डीएनए का इसके अंदर हम लोग डाल दें और ग्रो करवा लें या प्रोडक्शन करवा लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को इसकी ज़रूरत क्या होती है, जैसे मान लो मैगी के लिए मैगी का ज़रूरत होता है, तो वैसे डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए डीएनए का ज़रूरत होता है, ठीक है। तो तो क्लोनिंग वेक्टर, तो सबसे पहले हम लोग क्लोनिंग वेक्टर लेते हैं और क्लोनिंग वेक्टर के साथ साथ एक टारगेटेड डीएनए भी हम लोग लेते हैं। फिर मान लो जैसे ये मान लो इसमें हमें पता है कि ये दोनों, तो इसमें हम लोग दोनों डाल देते हैं और दोनों डाल देते हैं। फिर डालते हैं इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक कैंची की तरह होता है जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे काटता है, ठीक है। या वो सीक्वेंस उस सीक्वेंस पे काटता है जो डिजायर्ड डीएनए हमें चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, ये इसको भाग कर देगा, जैसे क्लोनिंग वेक्टर को भी और तुम्हारा टारगेटेड डीएनए को भी हम लोग उसमें मतलब रखते हैं, ठीक है। तो वो उन दोनों को कट करेगा। जैसे मान लो ये तुम्हारा ये क्लोनिंग वेक्टर उसको कट किया, ये तुम्हारा डिजायर्ड डीएनए कट हुआ, इसी में से मान लो तुम्हारा इंसुलिन बनता है। यही डीएनए का पार्ट है जो इंसुलिन बनाता है। तो हमने क्या किया, इसको इन दोनों को ले लिया। अब ये दोनों कट है, अब ये दोनों कट किए हैं, पर ये दोनों पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, तो इनका सीक्वेंस जो रहता है ना वो एक ही जैसा रहता है। तो फिर ये आपस में जुड़ भी सकते हैं। तो फिर ये अब ये दोनों अलग अलग है, पर इसको जोड़ने के लिए हमें एक प्रोसेस होता है, ये एक एंजाइम का ज़रूरत होता है, उसे हम लाइगेज बोलते हैं। अब इस एंजाइम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। अब क्या होगा ना कि ये जो प्लाज्मिड है इसके साथ हमने अपना जो डिजायर्ड डीएनए है जोड़ दिया है। देखो पहले ये डीएनए अलग थे, अब ये वापस कंबाइन हुए, इसलिए इसको रिकम्बाइन बोले, यानी रिकॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन फिर से बने। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन डीएनए बोलते हैं। अब देखो इसमें एक दिक्कत ये है कि जब हम लोग कट करते हैं तो ये पता कैसे चलता है कि भाई ये कट हो गया। जैसे मान लो जो डीएनए का वेल रहता है, जहाँ पे डीएनए डाला रहता है, उसमें जब हम लोग एंडो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालते हैं, एंडो न्यूक्लियेज या एक्सो न्यूक्लियेज जो भी है, अगर हम लोग डालते हैं तो ये कैसे पता चलेगा कि भाई जो डीएनए है वो सच में कट हो गया। तो इसके लिए हर जगह पे एक एक स्टॉपेज है, एक एक चीज़ है, एक एक प्रोसेस है, जिसके द्वारा हम लोग ये पता करते हैं कि हाँ ये चीज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसी प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये पता करते हैं कि डीएनए सच में भागों में टूटा है कि नहीं, ठीक है। फिर आगे हम लोग उनको फिर जो डिजायर्ड जीन है और जो प्लाज्मिड है उसको आपस में जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करते हैं। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बना है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बन जाते हैं। नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। नॉन रिकॉम्बिनेंट ये वैसे ही है जैसे शादी में हम लोग खाने के लिए उन लोगों को बुलाते हैं जो जिनको हम चाहते हैं, पर ये ज़रूरी थोड़ी है कि वही लोग आते हैं। कभी काफ़ी बार शादी में ऐसे लोग भी आते हैं जिनको हम बुलाते भी नहीं, या हम नहीं चाहते कि वो लोग नहीं, वो भी आ जाते हैं खाना खाने के लिए। तो इसी तरह से नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए का भी ग्रुप बन जाता है एक, जब हम लोग वेल में इसको रखते हैं। तो अब दिक्कत ये होता है कि इसको हमें हटाना होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो होता है ना, इसके लिए एक सिलेक्टर
सेलेक्टेबल मार्कर जो है उसका यूज किया जाता है, ठीक है। या इसके लिए एक होता है रेजिस्टेंट जीन, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू हम लोग क्या कर देते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट को हटा देते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसका यूज किया जाता है फर्दर आगे मतलब यूज करने के लिए। फिर इसको क्या करते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको हम लोग होस्ट सेल, बैक्टीरियल सेल, मेनली बैक्टीरियल सेल लेते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल सेल बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करती है इन कंपेयर टू अदर एनिमल सेल्स। जैसे मान लो प्लांट हो गया या ह्यूमन सेल हो गया, इनके कंपेयर में बैक्टीरियल सेल बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, 10-20 मिनट में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है इनका, ठीक है। ये भी बात सही है। और इसमें यह भी है कि जो ज़्यादातर, क्योंकि बैक्टीरियल में ज़्यादातर क्या होता है ना, मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना कि वेरिएशन नहीं आता है। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशन नहीं आता है, इसलिए जैसा जीन हम चाहते हैं वह वैसा ही रहेगा, उसमें मतलब वो चेंज नहीं होगा आगे। अगर यही तुम सोचो रिप्रोडक्शन वाला कोई चीज़ होता तो वो क्या कर देता, कुछ नया ही जीन बना देता। मतलब जो तुम सोच रहे हो इंसुलिन बनाना है, वो मान लो आगे ग्लूकागोन बना देता। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई ग्लूकागोन बनाता तो नहीं वैसे, बट ऐसा हो सक गड़बड़ हो जाता मतलब। तो इसलिए वो एसेक्सुअल जो ब्रीडिंग होता है वो मेनली क्या बोलते हैं इसमें होता है, बैक्टीरिया में। इसलिए हम लोग मेनली बैक्टीरिया यूज करते हैं एज ए होस्ट, ठीक है। फिर क्या होगा कि जब बैक्टीरिया में हम लोग डाल देंगे तो फिर जब बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन करेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, तो फिर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो भी मल्टीप्लाई होता जाएगा बैक्टीरिया से बैक्टीरिया में, ठीक है। तो जब यही मल्टीप्लाई होता जाएगा तो बाद में एज ए प्रोडक्ट हम इसको यूज कर सकते हैं सेपरेट करके, ठीक है। बाद में सिलेक्शन मेथड होता है, सिलेक्शन मेथड के द्वारा फिर वो उसमें फिर एक डाई होता है, गैलेक्टोज होता है, फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग मेथड के द्वारा क्या करते हैं कि बैक्टीरिया को अलग कर लिया जाता है और उसे प्रोडक्ट जो होता है उसको अलग कर लिया जाता है, डिजायर्ड प्रोडक्ट प्राप्त कर लिया जाता है। और इस तरह से रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। आजकल तो बहुत प्रोडक्ट आने लगे, उसमें से ज़्यादा फेमस है इंसुलिन, है ना। इंसुलिन बहुत ज़्यादा फेमस प्रोडक्ट है जो कि रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा हम प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू।